17 नवंबर 2012 एल्वरंगा नाम का एक फिशरमैन अपने एक दोस्त के साथ मैक्सिको के कोस्टा अजुल कोस्ट से पैसिफिक ओशियन में फिशिंग करने के लिए जाता है। उनका प्लान होता है कि वो समंदर में एक दिन मतलब करीब 30 घंटे बिताएंगे और फिर वापस लौट आएंगे। वो अपनी बोट लेकर निकल जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, मौसम बिल्कुल साफ था और एल्वरंगा करीब 500 केजी मछली पकड़ भी चुका था। बट उसके अगले पल में जो होता है वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। अचानक आंधी तूफान और समंदर की लहरें इन पे चारों तरफ से बरसने लगती है। छिपने के लिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये क्या करते हैं कि जिस बॉक्स में ये मछलियां रखे थे उन सारी मछलियों को समंदर में फेंक कर ये दोनों उसी बॉक्स में छिप जाते हैं। ये तूफान अगले 5 दिन तक चलता है और 5 दिन तक ये दोनों उसी बॉक्स में छिपे रहते हैं। 5 दिन बाद तूफान शांत होता है और वो दोनों बॉक्स से बाहर निकल कर देखते हैं तो उनको दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखाई देता है। उनको इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो पैसिफिक ओशियन के गोद में 438 दिन तक होने वाले हैं। ये दिल दहला देने वाली कहानी है जो सैल्वाडोर एल्वरंगा की। एंड आइए इस वीडियो में जानते हैं इसके 438 दिन के दर्दनाक सर्वाइवल स्टोरी को, जिसने अपने जिद के आगे समंदर को भी झुका दिया। It's the kind of unbelievable story. That's what the world is trying to figure out after a man. Story of a man who says he's been lost at sea for over a year. How many days were you out on that boat? Tuve 438 días. कहानी को शुरू से शुरू करें तो जो सैल्वाडोर एल्वरंगा एक एक्सपर्ट फिशरमैन था और वो पहले भी कई बार अपने दोस्त रे पेरेस के साथ पैसिफिक ओशियन में फिशिंग करने जा चुका था और 17 नवंबर के उस दिन भी वो अपने दोस्त रे पेरेस के साथ ही फिशिंग करने जाने वाला था। बट जब जाने की बारी आई तो पता चला कि एल्वरंगा का दोस्त रे पेरेस नहीं आ पाया है और उसके जगह पे कोर्डोबा नाम का एक दूसरा बंदा आया है जिसको एल्वरंगा जानता भी नहीं था। बट फिर भी ये दोनों अपनी छोटी सी बोट के साथ फिशिंग पे निकल जाते हैं। इनकी बोट 25 फीट लंबी थी जिसमें कोई लाइट नहीं था। इसका मतलब ये था कि इनकी ये बोट रात में किसी को दिखाई नहीं दे सकती थी और चूंकि इनको समंदर में बस 30 घंटे ही बिताने थे इसीलिए ये अपने साथ बहुत ही लिमिटेड चीजें ले गए थे। इनके बोट पे एग्जैक्टली क्या था अगर इनकी बात करें तो ये अपने साथ एक बॉक्स ले गए थे मछलियां पकड़ने के लिए, बोट को चलाने के लिए 70 गैलन गैसोलीन ले गए थे, 16 गैलन पानी ले गए थे, एक मोबाइल फोन, एक जीपीएस ट्रैकर डिवाइस, एक 2-वे रेडियो, 90 केजी आइस, 3 चाकू, एक हार्पून और मछलियों को पकड़ने के लिए 23 केजी चारा, 700 हुक्स और 3 बकेट्स। एंड जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि वो पहले ही कुछ घंटों में आराम से 500 केजी मछली पकड़ लिए थे। बट उसके बाद अचानक क्या होता है कि वेदर खराब हो जाती है और उनकी बोट डगमगाने लगती है। वेव्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनकी बोट में हंड्रेड्स ऑफ गैलन्स पानी भर जाता है। एल्वरंगा एक एक्सपीरियंस्ड पायलट था इसीलिए वो बोट को कोस्ट पे ले जाने की कोशिश में था। वहीं दूसरी तरफ कोर्डोबा एक न्यू बंदा था इसीलिए वो बोट से पानी निकाल कर फेंक रहा था। बट बोट में पानी इतना ज्यादा भर रहा था कि एक टाइम के बाद कोर्डोबा रोने लगता है ये सोचकर कि अब उनकी बोट टूट जाएगी और शार्क्स उनको खा जाएगी। बट एल्वरंगा बोट का स्टीयरिंग पकड़े हुए डटा हुआ था और बोट को समंदर के किनारे ले जाने की कोशिश में था। बट इस सिचुएशन बहुत हार्ड थी इसीलिए अंत में वो दोनों बोट पे मौजूद इस बॉक्स में छिपकर बैठ जाते हैं। ये स्टॉर्म का पहला दिन और झोंका था जो इनको कहीं दूर ओशियन में धकेलाया था। खैर स्टॉर्म के पहले अटैक के बाद जब स्टॉर्म शांत होता है और एल्वरंगा और कोर्डोबा बॉक्स से बाहर निकलकर देखते हैं तो मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और उनको दूर होराइजन पे एक पहाड़ दिख रहा था। अब होराइजन को देखकर एल्वरंगा को पता चल जाता है कि जमीन कहीं आसपास ही है और इसीलिए वो तुरंत अपनी बोट को पहाड़ की तरफ भगाना शुरू कर देता है। बट वो कहते हैं ना कि एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है और एल्वरंगा के साथ भी यही होता है। वो जमीन से बस कुछ 2 घंटे के दूरी पर ही थे कि अचानक बोट का मोटर खराब हो जाता है। पानी के चलते उनका जीपीएस ट्रैकर भी खराब हो चुका था जिससे उनको ये आइडिया भी नहीं लग रहा था कि उनकी लोकेशन क्या है। बट लकीली उनका 2-वे रेडियो काम कर रहा था एंड लकीली वो अपने बॉस से कांटेक्ट करने में सफल भी हो जाते हैं। उस 2-वे रेडियो से जैसे ही इनके बॉस से कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है एल्वरंगा बिल्कुल घबराहट में अपने बॉस से बोलता है विली विली हमारी बोट खराब हो चुकी है। जिसके बाद विली बोलता है शांत हो जाओ और अपनी लोकेशन दो। जिसके बाद एल्वरंगा कहता है कि जीपीएस भी खराब हो चुकी है। देन विली रिस्पॉन्ड करता है कि एक काम करो बोट का एंकर गिराकर बोट को वहीं रोक दो। जिसके बाद एल्वरंगा कहता है कि हमारे पास एंकर भी नहीं है। जिसके बाद इनका बॉस विली रिस्पॉन्ड करता है कि कोई बात नहीं वहीं रुके रहो हम आते हैं। अब इनका अपने बॉस से बात किए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ होता है कि इनकी उस 2-वे रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है और अब इनके पास बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करने का एकमात्र रास्ता भी बंद हो जाता है। ये अब सोच ही रहे थे कि अब क्या होगा कि तभी स्टॉर्म का एक और झोंका आता है और इस बार इनके बोट को ओशियन में काफी दूर धकेल आता है और
ऐसे ही करके लगातार 5 दिन तक स्टॉर्म आते रहते हैं और इनके बोट को अनप्रेडिक्टेबल दिशाओं में कहीं दूर ओशियन में धकेलते जाते हैं। खैर 5 दिन बाद जब स्टॉर्म शांत होता है तब ये नोटिस करते हैं कि बोट पे मौजूद ऑलमोस्ट सारी चीजें वेव के चलते बह चुकी है। इधर अल्वरंगा के बॉस ने 2 दिन तक इनका सर्च ऑपरेशन करवाया, बट जब ये दोनों नहीं मिले तो इनको मरा समझकर वे लोग चले गए। बट इधर अल्वरंगा को अभी भी उम्मीद थी कि उन्हें कोई ना कोई बचाने आएगा। इसी उम्मीद में उनका दिन बीतते गया और उनको भूख लगने लगी, और चूंकि उनके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था इसीलिए वो मछली पकड़ने का कोई तरीका ढूंढने लगे। उनके पास मछली पकड़ने के लिए कोई टूल भी नहीं था, इसलिए अल्वरंगा हाथ से ही मछली पकड़ने लगता है और उससे ही वो दोनों खाने लगते हैं। अब चूंकि ये दोनों कहीं ओशियन के बीच में थे और इनके सर पे कोई छत भी नहीं था, इसीलिए इनको धूप बहुत ज्यादा लग रही थी और तेज धूप के चलते इनको प्यास लगने लगती है। बट चूंकि समंदर का पानी खरा होता है जिसको पी नहीं सकते, इसीलिए अल्वरंगा अपने पेशाब को ही पीने लगता है और ये साइकिल बार बार रिपीट करता है। कभी टर्टल्स पकड़ में आ गए तो वो टर्टल्स के खून को भी पीने लगता है, बट ऑफ कोर्स ये सब पीने से बॉडी में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही 14 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अल्वरंगा उस बॉक्स में रेस्ट कर रहा था तभी उसको बारिश की आवाज आती है। एंड जब वो बाहर निकल कर देखता है तो देखता है कि एक्चुअल में बारिश हो रही है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उनके पास एक बकेट था जिसमें वो पानी स्टोर करने लगते हैं। और फाइनली 14 दिन के बाद टर्टल्स का खून और पेशाब पीने के बाद अब जाकर उन्हें फ्रेश पानी पीने को मिला था। अब धीरे धीरे अल्वरंगा और कोर्डोबा ओशियन में जो भी चीजें मिलती उसको कलेक्ट करने लग जाते। जैसे ओशियन में उनको एक बैग मिलता है जिसमें चबाया हुआ च्युइंगम था, एक कैबेज मिलता है, कुछ कैरेट्स मिलते हैं और बोतल में खराब दूध भी मिलता है। इसे ये दोनों बहुत ही खुशी में खाते हैं बिकॉज काफी दिनों के बाद जाकर इनको कुछ नॉर्मल खाने को मिला था। अब ऐसे ही करते करते 2 महीने बीत जाते हैं और अब तक अल्वरंगा एक फुली सर्वाइवल एक्सपर्ट बन चुका था। वो मछलियों के साथ साथ अब बर्ड्स को भी पकड़ कर खाने में एक्सपर्ट हो चुका था। बट वहीं दूसरी तरफ कोर्डोबा का हेल्थ काफी खराब हो चुका था। कोर्डोबा कच्ची मछलियों और बर्ड्स को खाना भी बंद कर चुका था और ऐसा करने से वो इतना कमजोर हो गया था कि वो खुद से पानी भी नहीं पी पा रहा था। फिर ऐसे ही एक दिन वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अगर हम में से कोई भी जिंदा बचता है तो वो दूसरे बंदे के माँ के पास जाकर बोलेगा कि सॉरी माँ, मैं आपको ठीक से गुड बाय नहीं कर पाया, बट आई ऑलवेज लव यू। बीमार कोर्डोबा और कमजोर अल्वरंगा की जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी कि एक दिन कोर्डोबा दम तोड़ देता है। अल्वरंगा उसे उठाने की कोशिश करता है बट कोर्डोबा मर चुका था। अल्वरंगा ये देखकर बिल्कुल नंब पड़ जाता है और कोर्डोबा के डेड बॉडी को वैसे ही बोट पे रहने देता है और 6 दिन बाद अल्वरंगा कोर्डोबा के डेड बॉडी से ही बातें करना स्टार्ट कर देता है। अल्वरंगा भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था जिसके वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, बट जैसे ही उसको थोड़ा समझ में आया कि वो एक डेड बॉडी से बात कर रहा है तो उसने केयरफुली कोर्डोबा की बॉडी को समंदर में गिरा दिया। और इसके बाद अल्वरंगा बहुत रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और खुद से कहता है कि पहले मैं ही क्यों नहीं मर गया। उस सुनसान समंदर में अब उससे कोई बात करने वाला भी नहीं था। वो भी मरने के लिए सोचता है बट उसकी जीने की चाह उसे मरने नहीं देती। जिसके बाद वो समंदर में दूर दूर देखने लगता है कि आती जाती कोई तो कंटेनर शिप दिखेगी और एक दिन ऐसा होता भी है, उसके पास से एक कंटेनर शिप गुजरती है। उस दिन अल्वरंगा को लगता है कि शायद ये उसके दर्द का आज आखिरी दिन है, बट होता उसका उल्टा है। वो शिप उसके बगल से बस यूं निकल जाती है। असल में कंटेनर शिप इतनी बड़ी होती है कि उसके सामने एक छोटा सा बोट बस एक लकड़ी के समान होता है। एंड दूसरी बात, ऐसे शिप्स पे क्रू भी काफी कम होते हैं और डेक पे तो होते ही नहीं, तो अल्वरंगा को कोई देखेगा इसकी चांस बहुत कम थी। और होता भी ऐसा ही है, करीब 20 शिप्स इसके आसपास से गुजरती है बट किसी ने भी इसे नोटिस नहीं किया। अल्वरंगा ये सोचता है कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, चलो एक बार ये पता लगाते हैं कि मेरा समंदर में खोए हुए कितना महीना हो गया है। बट उसके पास तो कोई इक्विपमेंट थी ही नहीं, तो ये पता कैसे लगाता। तभी उसको याद आता है कि बचपन में उसके ग्रैंडपा ने मून साइकिल से उसको मंथ्स काउंट करने के लिए सिखाया था। मून साइकिल बेसिकली मून के ऐसे फेजेस होते हैं जिसमें मून फुल मून से कटता कटता बिल्कुल गायब हो जाता है और फिर धीरे धीरे फुल मून बनने लगता है। इस एक साइकिल को कंप्लीट होने में करीब 29 डेज लगते हैं और अल्वरंगा ने ऐसे करीब 15 मून साइकिल्स को नोटिस किया था, जिससे उसको पता चलता है कि उसका समंदर में खोए हुए 15 महीना हो गया है। वो समंदर के लहरों के
के साथ बहते हुए अपने मौत के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी आकाश में बहुत सारी बर्ड्स मंडराने लगती है, जिसको एल्वरंगा बहुत ही जोश के साथ देखने लगता है। ये बर्ड्स एल्वरंगा के मन में फिर से जीने की चाह जगा देती है, बिकॉज ये वो सी बर्ड्स नहीं थी, बल्कि ये जमीन के आसपास रहने वाली बर्ड्स थी। मतलब इसका मतलब ये था कि जमीन कहीं आसपास ही था। और एल्वरंगा इन बर्ड्स को देख ही रहा होता है कि अचानक वो एक आइलैंड को नोटिस करता है। एंड 15 महीने में ये पहली बार था कि उसने ऐसा जमीन देखा था। वो तुरंत अपनी बोट को उसकी तरफ ले जाने लगता है, और जब वो उस आइलैंड से बस कुछ ही दूरी पे होता है तो वो अपनी बोट से कूद जाता है, इस डर से कि कहीं फिर से समंदर की लहरें उसे कहीं दूर न धकेलाए, और अपनी पूरी जी जान लगाकर तैरते हुए उस आइलैंड पे पहुंच जाता है। जिस दिन वो उस आइलैंड पे पहुंचा था वो दिन था 30 जनवरी 2014। मतलब उसको 438 दिन हो चुके थे ओशियन में खोए हुए। वो बहुत दुबला हो गया था, कमजोर हो गया था, और अभी तक भी उसे कोई इंसान नहीं दिखा था, बट उसके बावजूद भी वो बहुत खुश था, चिल्ला रहा था। उसको पता नहीं था, बट वो पैसिफिक ओशियन में मौजूद टाइल नाम के एक छोटे से आइलैंड पे पहुंच गया था, जो मैक्सिको से, मतलब जहां से ये गायब हुआ था, वहां से 8800 किलोमीटर दूर था। वैसे इस टाइल आइलैंड के साथ यहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे 22 आइलैंड्स मौजूद है, जिनको इबोन एटॉल कहा जाता है। और वैसे तो एल्वरंगा टाइल आइलैंड पे पहुंचकर चिल्ला रहा था, जहाँ पे कोई नहीं रहता, बट इससे बस कुछ ही मीटर दूर एनीनाइटोक नाम का एक आइलैंड था, जहाँ पे लोग रह रहे थे। और लकीली इस एनीनाइटोक आइलैंड पे एक कपल थे, एमी और